नमस्कार विद्यार्थियों। फ्रांस की क्रांति के 2 व्याख्यान हो चुके हैं। विगत व्याख्यान में हम फ्रांस की क्रांति के कारण कर रहे थे, जिसमें हमने राजनीतिक कारण किए। राजनीतिक कारण के अलावा हमने सामाजिक कारण किए, आर्थिक कारण किए, और उन्हीं कारणों में हमारा अगला बिंदु है विचारकों की भूमिका। विद्यार्थियों, फ्रांस में कुछ ऐसे दार्शनिक हुए, लेखक हुए, विचारक हुए, जिनका फ्रांस की क्रांति में बड़ा योगदान है, और जो मौजूदा व्यवस्था थी उसके विरुद्ध जनता की भावना को जागृत करने का कार्य इन लोगों के अकाउंट में जाता है। परंतु यह कहना कि इन्हीं लोगों के कारण क्रांति हुई, यह समुचित नहीं होगा। हाँ, इन विचारकों ने लोगों को शासन, समाज एवं अन्य क्षेत्रों में व्याप्त बुराइयों से अवगत कराया था और उनमें विद्रोह की भावना पैदा की, एक ज्वाला को जलाने का कार्य किया और पुरातन व्यवस्था पर, बुराइयों पर प्राण घातक प्रहार किए। लोगों के असंतोष, क्षोभ, क्रोध आदि को उन्होंने शब्दों के द्वारा अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया और सुधारों के लिए एक जनमत तैयार किया, क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। उनमें कुछ विचारक जिनका उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। एक हुए मॉन्टेस्क्यू। समय है इनका 1685 से 1755। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति मॉन्टेस्क्यू था। वह एक उच्च कोटि का वकील और बोर्दो की संसद का न्यायाधीश था। एक बुद्धिजीवी था। उसने 1748 में अपनी एक किताब लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि कानून की आत्मा, यदि हम हिंदी में कहना चाहें। इसमें फ्रांस के राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की कटु आलोचना की तथा फ्रांस की सड़ी गली खोखली संस्थाओं की बड़ी कड़ी व्यंग्यात्मक आलोचना की। वह वैधानिक शासन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक था। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं वोल्टेयर की। समय 1694 से 1788। वोल्टेयर की गणना बौद्धिक जागृति के नेताओं में सबसे आगे होती है। वह एक महान लेखक, कवि, दार्शनिक, नाटककार, इतिहासकार, पत्रकार, व्यंग्यकार और आलोचक था। अपनी आलोचना के कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। वोल्टेयर को हर प्रकार के अत्याचार से घृणा थी। वह मानव स्वतंत्रता का समर्थक था। उसकी लेखनी तलवार से भी अधिक धारदार थी। उसकी शैली जितनी स्पष्ट थी उतनी नुकीली थी और तीखी भी। उसने अपनी लेखनी के द्वारा उस युग के अन्याय व अत्याचार, धार्मिक पक्षपात एवं निराधार विश्वासों के विरुद्ध दीर्घकाल तक संघर्ष किया। और उसकी एक रचना किताब, जो एक अनमोल कृति के रूप में उसको इतिहास में स्थान प्राप्त है, हिस्ट्री ऑफ लुई XIV, यानी कि लुई XIV का इतिहास।
अब बात करते हैं विद्यार्थियों रूसो की, जिसका समय 1712 से 1778। रूसो उस युग के विचारकों में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में रूसो ने यह विचार प्रकट किया कि आदि मानव एक भला, न्यायप्रिय और सुखी प्राणी था, किंतु सभ्यता ने उसे भ्रष्ट बना दिया, उसको पतित कर दिया। इसलिए सभ्यता की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहिए और एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए। रूसो के विचारों का जो दर्शन है, हमें उसकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में कहना चाहें तो सामाजिक संविदा, वो पुस्तक पढ़ने से होता है। और पुस्तक का जो पहला वाक्य है विद्यार्थी, बहुत ही सुंदर वाक्य है। लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। ये लाइन लिखी है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, उसको किसी चीज का बोध नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक बंधनों में जकड़ जाता है। ये रूसो के अनुसार सभी शासन सत्ताओं की उत्पत्ति एक संविदा के द्वारा हुई है, जिसे लोगों ने प्राकृतिक दशा में रहते समय किया था और जिसे इच्छा अनुसार वे बदल भी सकते थे। शासन और शासित में से कोई भी यदि उस संविदा का पालन नहीं करता है तो फिर उसको उस संविदा को समाप्त कर देना चाहिए। नेपोलियन ने या तो यहां तक कहा कि यदि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना असंभव था। तो रूसो की जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे लोगों को उन लोगों के अंदर जो है जागृति पैदा हुई। विद्यार्थियों, और भी कई विचारक हैं जिनके नाम मैं यहां दे रहा हूं। दीद्रो, आर्लोबेयर, केने आदि विचारकों ने भी लोगों को जागृत करने में अपना सहयोग दिया। कुछ अर्थशास्त्री भी हुए, जिसमें एक नाम है क्वेसने। उसने कहा कि सबको अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने दो। तो ये जो इस प्रकार के एक अन्य नामों में इतिहासकार रेनाल तथा माबली के नाम भी उल्लेखनीय हैं। फ्रांस के ये जो विचारक थे, लेखक थे, इनके दिमाग में बौद्धिक हलचल जो थी, उन्होंने अपनी लेखनी में उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया और फ्रांस की क्रांति के मनोवैज्ञानिक आधार को पुष्ट किया। स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, बंधुत्व, उन्मुक्त व्यापार, जनसत्ता संबंधी विचारों ने पुरातन व्यवस्था को उखाड़ने में शक्तिशाली अस्त्रों की भूमिका अदा की। उन्होंने क्रांति को जन्म नहीं दिया परंतु क्रांति के कारणों को बड़ी चतुराई के साथ लोगों के सामने रखकर उन्हें क्रांति की ओर बढ़ने के लिए विवश किया। और विद्यार्थियों, अंत में हम अन्य कुछ जो कारण हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध उपनिवेशों को सहायता दी थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांस के राजकोष पर भारी बोझ पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए सरकार को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा। दूसरी तरफ इस संघर्ष में फ्रांस के हजारों स्वयंसेवकों और सैनिकों ने भाग लिया था। जब वे स्वदेश वापस फ्रांस लौटे, तो उन लोगों ने फ्रांस के लोगों को भी क्रांति के लिए उत्साहित किया, बताया कि अत्याचारी शासन के विरुद्ध कैसे लड़ा जा सकता है।
आयरलैंड के लोगों ने भी निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन करके 1779 से 82 की अवधि में काफ़ी सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। इस उदाहरण का भी फ्रांसीसियों पर प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में भी संवैधानिक शासन तंत्र जिस सफलता के साथ काम कर रहा था, उसका भी फ्रांस पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो विद्यार्थियों, हम ये जो फ्रांस के क्रांति के कारण पढ़े, इससे यह स्पष्ट है कि राज्य की क्रांति जो है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसी एक कारण का परिणाम नहीं थी। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, बौद्धिक आदि अनेक कारण थे, जिनमें कुछ विदेशी कारण भी थे। तो विद्यार्थियों, ये फ्रांस की क्रांति के कारण जो कई कारण जिसके अंदर सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, प्रशासनिक भी है, बौद्धिक भी है, और राज्य की विषम आर्थिक समस्या को हम क्रांति का तात्कालिक कारण मान सकते हैं। जो शोषण था, फ्रांस के ऊपर जो कर्जा बढ़ता जा रहा था, दिवालियेपन की स्थिति में था, किसानों का 85% से भी ज़्यादा कर के अंदर जा रहा था, और अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। पूरे फ्रांस में एक जैसा कानून नहीं था। फ्रांस में किसी प्रकार की सुनवाई करने वाला कोई संस्था वहाँ पर नहीं थी। राजा को अवकाश नहीं था, समय नहीं था अपने मनोरंजन से, अपने रंग रैलियों से। तो ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में अब लोग परिवर्तन चाहते थे और वहाँ क्रांति हुई। अब विद्यार्थियों, क्रांति के लिए हम उत्तरदायी घटनाओं की बात करेंगे। देखिए, 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था। इसकी हमने चर्चा की थी। इसमें जो कुल सदस्य जो सम्मिलित 1214, इनमें से 1214 में से कौन कौन कितने थे, आपके पास कॉपी पेन है, आप उसमें लिखिए। उसमें पादरी थे 308, कुलीन वर्ग के जो सदस्य हैं वो है 285, और जनसाधारण वर्ग के जो सदस्य हैं वो है 621। पादरी 308, कुलीन 285 और जनसाधारण जो कि थर्ड स्टेट वहाँ पे कहलाती थी, उसके मेंबर्स की जो संख्या है 621। पादरियों के प्रतिनिधियों में लगभग 20 साधारण पादरी थे। पादरी जो 308 हैं, उनमें से 308 में से 20 साधारण पादरी, जिनकी सहानुभूति थर्ड स्टेट के साथ में जनसाधारण के प्रतिनिधि जो कि 621 थे, उनके साथ में था। लुई 16वें के सुझाव के अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधि अपने साथ शिकायतों के स्मृति पत्र को, जिसको वो कहियर कहते हैं, मैंने जिक्र किया था एक दिन, वो कहियर लेके आए थे। इन शिकायत पत्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस समय तक किसी के मन में क्रांति की कोई बात नहीं थी। उन सब में राजा के प्रति गहरा प्रेम भाव प्रकट किया गया, आस्था प्रकट की गई। उनकी शिकायतें मनमानी तथा अनियंत्रित शासन व्यवस्था से संबंधित थी। सबकी मांग थी कि एक संविधान बनाया जाए, इसके द्वारा सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया जाए, राजा और जनता के अधिकार निश्चित कर दिए जाएं और संविधान को सभी पर समान रूप से लागू किया जाए। कोई विशेषाधिकार नहीं हो किसी को, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था हो। तो ये जब हम सबके वहाँ पर जो 1214 लोगों के जो कहियर को पढ़ते हैं, स्मृति पत्र का अध्ययन, उसके बाद यह स्पष्ट है कि क्रांति की कोई यहाँ पर हमें संभावना या संकेत नहीं है। 5 मई को लुई 16वें ने उद्घाटन भाषण दिया। उसमें उसने संविधान तथा सुधारों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने केवल इस बात पर जोर दिया कि देश की विषम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्टेट्स जनरल को बुलाया गया है। राजा को विश्वास था कि स्टेट्स जनरल उसे नए करों की स्वीकृति प्रदान कर शांतिपूर्वक अपना अधिवेशन करने देगी। ऐसा लुई 16वां
सोचता है कि ये जो आए हैं सब लोग और ये सब लोग मैंने जो डिमांड किया है उस कर को अपना परमिशन दे देंगे। उसने यह कल्पना भी नहीं की कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन क्रांति का प्रत्यक्ष कारण बन जाएगा। राजा की गलती यही थी कि उसने उन लोगों को एक साथ बैठने का अवसर प्रदान किया जो सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारना चाहते थे। उसने विशेषाधिकार प्राप्त पादरी और कुलीन वर्ग को बिना किसी अधिकार वाले साधारण वर्ग यानी थर्ड स्टेट के सामने खड़ा कर दिया। इसके अलावा अधिवेशन के समय उसके पास यानी कि लुई 16वें के पास न तो कोई स्पष्ट योजना थी और न ही निर्देश देने का दृढ़ संकल्प था। स्टेट्स जनरल 3 सदनों वाली संस्था थी। पहले में पादरी हैं, दूसरे में कुलीन है और तीसरे में जनसाधारण है। कुलीन श्रेणी का सदन पादरियों का सदन और तीसरे वर्ग का सदन। परंपरा के अनुसार प्रत्येक सदन बहुमत से निर्णय लेता था। पूरे सदन के निर्णय को एक वोट माना जाता था, यानी 3 सदन है, 3 वोट हैं। 2 वोट जिस तरफ हो जाएंगे वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। आबे साइस नामक एक प्रमुख विधिवेता, नाम है आबे साइस, उसने अधिवेशन के पूर्व एक बुकलेट स्टेट्स जनरल के सभी सदस्यों में बांटी। इस पुस्तक में यह सवाल उठाया गया कि तीसरा सदन क्या है, और फिर स्वयं ने ही उसमें उत्तर भी दिया। यह लगभग सब कुछ था, फिर भी इसका कोई महत्व नहीं रह गया। यह पूरे राष्ट्र का पर्याय था, फिर भी राष्ट्र की सरकार से इसे अलग रखा गया। आबे साइंस की बुकलेट में ये जो विचार वहां तीनों सदनों के लोगों के अंदर जो ये बांटे, खासकर थर्ड स्टेट में उन्होंने जो पढ़ा उन पर उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब विवाद होता है मतदान के संबंध में। लुई 16वें ने अपने उद्घाटन भाषण के बाद तीनों सदनों को पृथक पृथक रूप से कार्य करने का आदेश दे दिया। परिणाम स्वरूप एक गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ। प्रश्न यह था कि प्रत्येक सदन का एक वोट हो अथवा प्रत्येक सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार हो। सभा में 3 सदन हो अथवा एक सदन हो। कुछ पादरी और कुछ कुलीन सदस्य पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, जबकि तीसरा सदन उनके विशेषाधिकारों को समाप्त करने पर अड़ा हुआ था। और ये समस्या जो है, इस समस्या का कोई समाधान निकला नहीं। 6 मई को संघर्ष शुरू हुआ जो जून के अंत तक चला। सर्वसाधारण के प्रतिनिधि इस बात का निर्णय कर चुके थे कि वे पादरी और कुलीनों के साथ ही बैठकर अधिवेशन करेंगे और केवल एक ही सदन होगा और सदन के प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होगा। 5 सप्ताह तक कोई काम नहीं हुआ और कोई निर्णय वहां नहीं निकला। 28 मई को पेरिस के प्रतिनिधि भी स्टेट्स जनरल में शामिल हो गए और लोग भी आ गए। उसमें बेली और आबे साइस सबसे प्रसिद्ध थे। बेली और आबे साइस, उनके आगमन से जो थर्ड स्टेट है, तीसरा जो श्रेणी था सर्वसाधारण का, उसके प्रतिनिधियों में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ। आबे साइंस जो साइस है की सलाह से 13 जून को पादरियों और कुलीनों के पास अंतिम बार एक निमंत्रण पत्र भेजा गया और कहा गया कि वे न भी आए तो काम शुरू कर दिया जाए। 3 पादरियों ने उनके सभा भवन में प्रवेश किया और कहा, बुद्धिमानी की मशाल के प्रकाश में सर्वसाधारण के कल्याण की भावना तथा अपनी अंतर आवाज के कारण हम अपने साथी नागरिकों और भाइयों में सम्मिलित होने आए हैं। ये जो 3 लोगों का जो हृदय परिवर्तन हुआ और वो जो सर्वसाधारण वर्ग में आए, उनका जोरदार स्वागत किया गया। दूसरे दिन 9 अन्य पादरी भी
पादरी और कुलीनों के समूह को छोड़ के सर्वसाधारण वाले समूह में सम्मिलित हो गए। 17 जून को तीसरे सदन ने, जो तीसरा सदन है सर्वसाधारण का, थर्ड स्टेट का, उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और अपने आप को राष्ट्रीय महासभा यानी कि नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। विद्यार्थियों, 17 जून 1789 को यह एक क्रांतिकारी कदम था। 19 जून को पादरियों ने गंभीर वाद विवाद के पश्चात सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनमें सम्मिलित होने का निश्चय किया। इससे राष्ट्रीय सभा और मजबूत हो गई। कुलीनों की सभा बिना किसी निर्णय के भंग हो गई। अब विद्यार्थियों, इसको राष्ट्रीय सभा घोषित करने का साहस इसलिए हुआ थर्ड स्टेट में क्योंकि सर्वसाधारण, कुलीन और पादरी 3 सदन थे। तो जब वहां पर कुछ लोग उस सदन के आ गए, कुछ लोग पादरियों के में से आ गए, कुछ कुलीन में से आ गए, तो इन्होंने अपना जो सदन है समझ लिया कि हमारा सदन व्यापक है और पूरे राष्ट्र को हमारा सदन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे सदन में सर्वसाधारण के साथ साथ पादरी भी हैं, कुलीन भी हैं, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब विद्यार्थियों, 20 जून को कुलीनों एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभाव में आकर लुई 16वें ने तीसरे वर्ग के सभा भवन में ताला लगवा दिया। ठीक है, जहां पे वो आके बैठते थे वहां लॉक कर दिया। अब सदस्य हमेशा की भांति आए, सभा भवन के लिए गए बैठने के लिए, तो द्वार पर ताला लगा हुआ था। सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात थे। उन्होंने कहा कि इस भवन की मरम्मत होगी, मरम्मत करवानी जरूरी है। सदस्यों को मामला समझ में आ गया, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं अधिवेशन करना जरूरी था। तो उन्होंने पास में ही एक विशाल भवन था, एक जिसको टेनिस कोर्ट था, एक टेनिस खेलने के लिए, तथा वो घोड़े की सवारी के लिए भी प्रयोग में होता था वो उस भवन। तो मिराबो और आबेसाइस, ये जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके सुझाव पर, मिराबो और आबेसाइस के सुझाव पर सभी प्रतिनिधि उस भवन की तरफ गए और वहीं अपना अधिवेशन किया और वहां शपथ ली कि वे अपनी बैठकें जारी रखेंगे और संविधान बनाकर रहेंगे। इतिहास में यह शपथ टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से रजिस्टर्ड है विद्यार्थियों, दर्ज है, विख्यात है। कुछ विद्वान क्रांति का प्रारंभ इसी घटना से मानते हैं, क्योंकि स्टेट्स जर्नल के केवल एक सदन ने एक तरफा कार्रवाई के द्वारा अपने आप को राष्ट्रीय सभा में परिवर्तित करने के पश्चात अब संविधान बनाने की घोषणा कर दी थी। ये एक और महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन था नेशनल असेंबली के द्वारा। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।